हेलो माय सीबीएसई चैंपियन बच्चों, आपका स्वागत है इस सेशन में जहां हम लाइफ प्रोसेस चैप्टर के एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन का करेंगे सोल्यूशन। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला क्वेश्चन अब आपके स्क्रीन पर आने जा रहा है। क्वेश्चन में ये पूछा है कि द किडनीज इन ह्यूमन बींग्स आर ए पार्ट ऑफ सिस्टम फॉर। तो किडनीज क्या करती हैं? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन या ट्रांसपोर्टेशन। तो इसका आंसर होगा एक्सक्रीशन, क्योंकि किडनीज ब्लड को फिल्टर करती है और ब्लड में जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे कि यूरिया, इसको ब्लड से बाहर यानी बॉडी से बाहर निकालना है यूरिन के फॉर्म में, तो इस प्रोसेस को ही एक्सक्रीशन कहते हैं। और ये प्यूरिफिकेशन कहाँ होता है? किडनीज में। किडनीज में भी कहाँ होता है? नेफ्रॉन में। ठीक है, तो ये रहा इस पहले क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट, द जाइलम इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। प्लांट्स में जाइलम क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एमिनो एसिड या ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ हमको पता होना चाहिए कि प्लांट में दो टाइप के कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो वो दो टाइप के क्या हैं? जाइलम और फ्लोएम। अब इसमें जो जाइलम है उसका काम है पानी, और पानी में जो मिनरल्स डिजॉल्व हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन करना, क्योंकि मिनरल्स अलग से नहीं होते, पानी में ही डिजॉल्व होते हैं। तो अगर पानी ट्रांसपोर्ट होगा तो पानी के साथ साथ मिनरल भी ट्रांसपोर्ट होगा। ये काम जाइलम का है। तो फिर कौन सा ऑप्शन हम टिक करेंगे? तो हमारा आंसर होगा ए, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और साथ ही साथ मिनरल्स भी। लेकिन मिनरल्स ऑप्शन में नहीं था, वाटर था, तो वाटर टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सबसे पहली चीज, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहाँ पाया जाता है? प्लांट्स में और एल्गी में। खुद खाना बना लेते हैं। तो इनको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए क्या रिक्वायर्ड है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, या क्लोरोफिल, या सनलाइट, कि ऑल द अबव। तो अगर आप फोटोसिंथेसिस जानते हैं तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि 6CO2 प्लस 12H2O है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। क्लियर? क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, C6H12O6 प्लस 6O2 बनता है, और क्या बनता है? 6H2O बनता है ना। क्लियर? तो अब इसमें सनलाइट की भी जरूरत पड़ती है कि नहीं? और सनलाइट को कैप्चर कौन करता है? क्लोरोफिल। तो जाकर ये खाना बनता है, यानी ग्लूकोज बनता है। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जिसमें प्लांट अपना खाना खुद बना सकता है, खाना यानी कि ग्लूकोज, उसके लिए क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, पानी चाहिए, सनलाइट चाहिए और क्लोरोफिल चाहिए। क्लोरोफिल नहीं होगा तो सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप कौन करेगा? ठीक है, तो ये चार चीज़ों की ज़रूरत है जिसको मैं मार्क कर देता हूँ, CO2, H2O, सनलाइट और क्लोरोफिल। तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, सनलाइट भी चाहिए, यानी ये सब कुछ चाहिए। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है? द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन। तो अगर रिस्पिरेशन आपने पढ़ा होगा तो रिस्पिरेशन में ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में किसमें टूट जाता है? पायरुवेट में। तो ग्लूकोज टूटता है पायरुवेट में, ये प्रोसेस कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म, सेल के साइटोप्लाज्म में। ठीक है, और फिर पायरुवेट ब्रेकडाउन होकर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाता है और साथ ही साथ एनर्जी बनती है। तो ये प्रोसेस कहाँ होता है? सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ? सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में। तो हमसे यही पूछा है कि द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट, यानी पायरुवेट का ब्रेकडाउन होना और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी का बनना, ये कहाँ होगा? ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। तो सही आंसर क्या होगा? बी, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, चलिए अब क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 5, हाउ आर फैट डाइजेस्टेड इन अवर बॉडी। जब भी हम खाना खाते हैं, खाने में जो भी फैट हमने खाया, चाहे घी खाया, ऑयल खाया, तो वो फैट के सोर्स है। तो वो फैट बॉडी में डाइजेस्ट कैसे होता है, जरा ये बताइए। तो सबसे पहले जो हम फैट खा रहे हैं वो फैट के बड़े बड़े टुकड़े, बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स है ना। तो इन ग्लोब्यूल्स को बाइल सॉल्ट या कह लो बाइल जूस
जो बना कहाँ, लीवर में स्टोर हुआ, गॉल ब्लैडर में, और जब खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में उस खाने के साथ मिक्स हो जाता है बाइल जूस, बाइल सॉल्ट। और बाइल जूस इस फैट के बड़े टुकड़ों को, ये कौन सा फैट है जो हमारे खाने में हमने खाया फैट, ये फैट का बड़ा टुकड़ा लार्ज फैट फ्लैट ग्लोब्यूल है, लार्ज फैट ग्लोब्यूल। तो इसे बाइल सॉल्ट क्या करेगा या बाइल जूस क्या करेगा, जो कह लो, बाइल सॉल्ट या बाइल जूस इसे तोड़ेगा। किस में तोड़ेगा, छोटे छोटे फैट के टुकड़ों में तोड़ेगा, है ना। और इसी प्रोसेस को कहते हैं क्या, एमल्सिफिकेशन। क्या, एमल्सिफिकेशन। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज एमल्सिफिकेशन। ठीक है, और इसे क्या कहेंगे, एमल्सिफाइड फैट। ये क्या हो जाएगा, एमल्सिफाइड फैट, एमल्सिफाइड फैट। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि फैट टूट गया, एक बार में नहीं होता है सब कुछ, कई बार तोड़ा जाता है। तो पहली बार फैट को तोड़ा गया तो बड़े फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा, किसने, बाइल जूस या कह लो बाइल सॉल्ट ने, और इसी प्रोसेस को एमल्सिफिकेशन कहेंगे। तो टूटने के बाद अब ये फैट को क्या कहेंगे, एमल्सिफाइड फैट। ठीक है, अब आगे फैट, ये एमल्सिफाइड फैट और तोड़ा जाएगा। कौन तोड़ेगा, तो खाना भी स्मॉल इंटेस्टाइन में है तो बाइल जूस ने अपना असर दिखाया। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में पैंक्रियास से निकलता है पैंक्रियाटिक जूस, और उसी पैंक्रियाटिक जूस में होता है लाइपेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम, लाइपेज एंजाइम। अब इस लाइपेज एंजाइम क्या करेगा, लाइपेज एंजाइम इस फैट, एमल्सिफाइड फैट को और छोटे टुकड़ों में तोड़ेगा। तो लाइपेज एंजाइम इस फैट पे काम नहीं कर रहा है, लाइपेज एंजाइम ये एमल्सिफाइड फैट पे काम कर रहा है और इसे और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रहा है। ठीक है, डन, बात समझ में आ गई। तो ये और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़े जा रहे हैं। फिर ये खाना और आगे बढ़ेगा तो हमारी जो इंटेस्टाइन में, हमारे इंटेस्टाइन की दीवारों में जो ग्लैंड्स होती हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, उनसे जो एंजाइम्स निकलते हैं, एंजाइम्स फ्रॉम इंटेस्टाइनल ग्लैंड, हमारी इंटेस्टाइन की दीवारों में जो ग्लैंड है उनसे जो एंजाइम निकलते हैं वो इस फैट को और छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, और सबसे छोटा जो टुकड़ा होगा वो होता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। यानी जो खाना, जो फैट हमने खाया उसका सबसे छोटा रूप क्या है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। अब इससे ज्यादा तोड़ने की जरूरत नहीं है फैट को। अब ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल अब बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा, यानी ब्लड में एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। तो इस तरीके से हमारे बॉडी में क्या होता है, फैट का डाइजेशन। समझ में आया, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड। हमारे फूड के डाइजेशन में सलाइवा कैसे हेल्प करता है। तो जैसे हम खाना खाते हैं तो हमारी जो जीभ है वो खाने को सलाइवा के साथ मिक्स कर देती है। तो अगर सलाइवा मिक्स हो जाता है खाने में तो खाने को निगलना, स्वेलो करना आसान हो जाता है। क्योंकि कई बार आप सूखी रोटी खाइए तो निगलते समय वो क्या होता है, थोड़ा यहाँ फंसता है ना, क्यों, रफ है, कड़ा है। लेकिन सलाइवा के साथ मिक्स होने पर वो मुलायम हो गया, नरम हो गया, और फ्रिक्शन नहीं होगा तो आराम से वो खाना निगला जा सकता है कि नहीं। मैं आपको सूखा ब्रेड खिला दूं और थोड़ा गीला चावल या दाल खिला दूं तो आसानी से कौन निगल सकते हो आप, तो आप कहोगे गीला चावल या दाल। क्यों, क्योंकि वो थोड़ा मुलायम है। तो फूड को स्वेलो करने में हेल्प करता है सलाइवा, इसलिए हेल्प करता है क्योंकि सलाइवा क्या कर देता है, फूड को गीला कर देता है, वेट कर देता है, तो उसको स्वेलो करना आसान है। ठीक है, और दूसरा काम है कि सलाइवा में पाया जाता है एंजाइम दैट इज सलाइवरी एमाइलेज, जो हमारे फूड में प्रेजेंट स्टार्च को ब्रेक करता है सिंपल शुगर में, है ना। तो ये दो फंक्शन है सलाइवा के। पहला लुब्रिकेशन की तरह काम करता है, फूड को क्या करता है, वेट करता है,
गीला कर देता है, जिससे उसको स्वेलो करना आसान हो जाता है। और दूसरा, हमारे सलाइवा में जो सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम होता है वो किसको तोड़ता है? स्टार्च को तोड़ता है। ठीक है, इस तरीके से सलाइवा हमारे डाइजेशन में हमें हेल्प करता है। तो ये दो तरीके हैं जिस तरीके से सलाइवा हमें हेल्प करता है। नेक्स्ट, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड व्हाट आर इट्स बाय प्रोडक्ट? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए क्या नेसेसरी कंडीशन है, यानी क्या चीज होनी चाहिए, और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन से प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, यानी आउटपुट क्या मिलेगा। तो अभी हमने एक क्वेश्चन भी देखा था, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, पानी चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए और सनलाइट चाहिए, है ना। तो ये चार चीजें क्या हैं? नेसेसरी कंडीशन है फॉर फोटोसिंथेसिस। यानी फोटोसिंथेसिस कहाँ होगा? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ही तो होगा। तो क्या क्या नेसेसरी कंडीशन है? सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और वाटर, और वाटर में मिनरल्स भी, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, यही तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है कि नहीं। तो ये तो हो गई नेसेसरी कंडीशन। अब हमें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का बाय प्रोडक्ट बताना है। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में प्लांट अपना खाना खुद बनाता है, और जिस प्रोसेस से बनाता है उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और उस प्रोसेस का इक्वेशन, फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन ये रहा। तो प्रोडक्ट क्या है? यही तो बाय प्रोडक्ट है। ये सब क्या है? बाय प्रोडक्ट है। तो आप क्या लिखोगे? व्हाट आर द बाय प्रोडक्ट ऑफ, व्हाट आर द बाय प्रोडक्ट ऑफ, व्हाट आर इट्स बाय प्रोडक्ट। तो बाय प्रोडक्ट में क्या क्या आया? बाय प्रोडक्ट में आ गया आपका ग्लूकोज के अलावा ऑक्सीजन और वाटर। ग्लूकोज तो है, ठीक है, ये सब बाय प्रोडक्ट है। क्लियर? दीज आर द बाय प्रोडक्ट ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, या कह लो फोटोसिंथेसिस। तो ये सारी चीजें, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल, सनलाइट, ये नेसेसरी कंडीशन है, तभी फोटोसिंथेसिस होगा, और ये प्रोडक्ट्स हैं फोटोसिंथेसिस के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या कहा है? व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन? नेम सम ऑर्गेनिज्म दैट यूज एनएरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन। अब एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आए डिफरेंस का, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको टेबल बनाना चाहिए। टेबल बनाने के लिए लाइन खींची बीच में, इसके बीच आपको डिफरेंस बताना है एरोबिक और एनारोबिक के बीच में। तो यहां आपने लिख दिया एरोबिक और यहां लिख दिया एनारोबिक। ठीक है, क्लियर? अब डिफरेंस बताना है। तो एरोबिक रिस्पिरेशन का जो पहला पॉइंट है वो क्या होगा? इट रिक्वायर्स ऑक्सीजन, इट रिक्वायर्स ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के एरोबिक रिस्पिरेशन होगा? नहीं होगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे कि एरोबिक रिस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो उसी को मैंने शॉर्ट में लिख दिया कि इट रिक्वायर्स ऑक्सीजन। चाहो तो ऐसे भी लिख दो, मैं इसको हटाकर ऐसे भी लिख देता हूं कि एरोबिक रिस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना मस्ट है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां क्या लिखोगे? एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनारोबिक respiration takes place in the absence of oxygen। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन में ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इट प्रोड्यूसेस मोर एनर्जी, इट प्रोड्यूसेस मोर एनर्जी। आपने देखा होगा कि जब ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है, एरोबिक रेस्पिरेशन का बता रहा हूं, जब ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है तब भी एनर्जी बनती है,
और पायरुवेट जब ब्रेक डाउन होकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है तब भी एनर्जी रिलीज होती है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन एनएरोबिक रेस्पिरेशन में कम एनर्जी रिलीज होती है। तो इट प्रोड्यूसेस लेस एनर्जी, इट प्रोड्यूसेस लेस एनर्जी। ठीक है, तो ये दो मेन डिफरेंस है। अब यहां लिखा नहीं था कि कितने डिफरेंस लिखो, तो दो डिफरेंस काफी है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगर सिमिलैरिटी कहता तो सिमिलैरिटी क्या है दोनों में? सिमिलैरिटी ये है कि यहां भी ग्लूकोज पायरुवेट में ब्रेक होता है और यहां भी ग्लूकोज पायरुवेट में ब्रेक होता है। यानी रिस्पिरेशन का जो पहला स्टेप है कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होकर पायरुवेट का बनना, वो कॉमन है, वो दोनों जगह होगा। तो ये सिमिलैरिटी हो गई। लेकिन हमसे क्वेश्चन में डिफरेंस पूछा था तो हमने डिफरेंस लिख दिया। ठीक है, बात समझ में आ गई। और क्या डिफरेंस लिख सकते हो? एक डिफरेंस और लिख सकते हो। एरोबिक रिस्पिरेशन का प्रोडक्ट क्या है? एंड प्रोडक्ट। लास्ट में आपको क्या मिलेगा? एंड प्रोडक्ट है आपका, क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एनर्जी। जबकि एनारोबिक रिस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट क्या है? तो यहां अगर एंड प्रोडक्ट देखोगे तो अगर मसल्स में हो रहा है तो लैक्टिक एसिड और एनर्जी, और अगर ईस्ट में हो रहा है तो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। तो यहां एंड प्रोडक्ट क्या होगा? या तो लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, या तो फिर इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। तो एंड प्रोडक्ट भी अलग अलग है। एरोबिक रिस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट ये है और एनारोबिक रिस्पिरेशन का या तो ये या तो ये। मसल्स के सेल्स में हुआ तो ये प्रोडक्ट होगा, ईस्ट में हुआ तो ये होगा। ठीक है, और ईस्ट एक ऑर्गेनिज्म है जहां ये एनारोबिक रिस्पिरेशन होता है और ये इथेनॉल बनता है। तो अगले पार्ट में पूछा था कि नेम सम ऑर्गेनिज्म, ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए जहां एनारोबिक मोड ऑफ रिस्पिरेशन होता है। तो फिर वो ऑर्गेनिज्म कौन सा हो गया? ईस्ट हो गया। ठीक है, ईस्ट में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है और एंड प्रोडक्ट क्या होता है? इथेनॉल, CO2 और एनर्जी। और यही इथेनॉल से बना ली जाती है शराब। ठीक है, तो शराब बनाने के लिए हमको ईस्ट की जरूरत पड़ती है। और ईस्ट को जब हम ग्लूकोज देते हैं या कोई कार्बोहाइड्रेट देते हैं तो ईस्ट उस ग्लूकोज को शराब में बदल देती है और वही शराब से हमारा जो भी विस्की, वाइन, अल्कोहल जो भी बनना है वो बनता है। और इसी प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं। यानी ईस्ट में जब भी फर्मेंटेशन होता है तो फर्मेंटेशन में कैसा रिस्पिरेशन देखने को मिलता है? एनारोबिक रिस्पिरेशन। तो उस ऑर्गेनिज्म का नाम था ईस्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ आर द एल्वुलाई डिजाइन टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस? एल्वुलाई कहाँ होती है? लंग्स में। तो एल्वुलाई में ऐसा खास क्या है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस ज्यादा से ज्यादा हो, मैक्सिमम हो? आपको पता है कि एल्वुलाई की जो दीवार होती है, पहली बात तो बहुत पतली होती है और साथ ही साथ एल्वुलाई के अगल बगल बहुत ही एक्सटेंसिव यानी बहुत ज़्यादा ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है और ये ब्लड कैपिलरीज भी थिन होती हैं। ठीक है, देख लो, ये एल्वुलाई है। ये क्या है? ये एल्वुलाई है। लेकिन इस एल्वुलाई के ऊपर देखो बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क है और ये सारी ब्लड कैपिलरीज क्या हैं? थिन वॉल्ड। तो अगर वॉल पतली होगी तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से आपका ये ब्लड कैपिलरीज जो कि थिन वॉल्ड है उनका ज़्यादा नेटवर्क पाया जाता है। ठीक है, तो थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज के पाए जाने से इसके अगल बगल, एल्वुलाई के अगल बगल थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज के एक्सटेंसिव नेटवर्क के पाए जाने से मैक्सिमम गैसेस का एक्सचेंज होता है ना। यानी कैपिलरीज के अंदर जो ऑक्सीजन है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड है, वो एल्वुलाई में, और एल्वुलाई में जो ऑक्सीजन है वो ब्लड कैपिलरीज के ब्लड में। क्योंकि ये ब्लड कैपिलरीज ब्लड कहाँ से ला रही हैं? ये ला रही हैं ब्लड हार्ट से, और हार्ट से जो ब्लड आ रहा है लंग्स में, एल्वुलाई में, वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है। ठीक है, तो एक तरफ ब्लड कैपिलरीज जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरा है और एल्वुलाई एक तरफ जिसमें ऑक्सीजन भरा है। तो ऑक्सीजन ब्लड में आ जाएगा और ब्लड का कार्बन डाइऑक्साइड एल्वुलाई में चला जाएगा।
तो ये एक्सचेंज मैक्सिमम हो, इसी के लिए पहली बात तो एक बहुत ही ज़्यादा थिक नेटवर्क है, नेटवर्क बहुत ज़्यादा है, यानी एक दो ब्लड कैपिलरीज नहीं, बहुत सारी, और ऊपर से जितनी भी हैं सभी की दीवारें पतली हैं। तो ये दो खासियत होती है, एक तो दीवार पतली और ऊपर से ब्लड कैपिलरीज का नंबर भी बहुत ज़्यादा एल्वेलाई के अगल बगल, ठीक है। तो इसके कारण मैक्सिमम एक्सचेंज होता है गैसेस का। गैसेस कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। नेक्स्ट, व्हाट वुड बी द कंसिक्वेंसेज ऑफ ए डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन अवर बॉडी? हमारे बॉडी में अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो क्या होगा? तो उसके पहले ये समझो कि हीमोग्लोबिन करता क्या है। तो जो भी हमने सांस लिया एयर को, एयर कहाँ गई? एल्वेलाई में। एयर में जो ऑक्सीजन थी वो भी कहाँ गई? एल्वेलाई में। एल्वेलाई से ये ऑक्सीजन कहाँ गई? ब्लड में। अब ब्लड में ये ऑक्सीजन किसके साथ जाके जुड़ेगी? यानी ऑक्सीजन को ब्लड में कौन कैरी करता है? तो ब्लड में होता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, और उसी आरबीसी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, जो हमारे बॉडी का रिस्पिरेटरी पिगमेंट है, और हीमोग्लोबिन से ही ये ऑक्सीजन जाके जुड़ जाती है। तो ब्लड फ्लो हो रहा है तो हीमोग्लोबिन भी फ्लो होगा, और हीमोग्लोबिन जहाँ जहाँ जाएगा उससे जुड़ी हुई ऑक्सीजन भी तो जाएगी। तो हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करना, क्योंकि हीमोग्लोबिन क्या क्या करती है? गाड़ी की तरह। जैसे आप बस में बैठ गए तो जहाँ जहाँ बस जाएगी वहाँ वहाँ आप जाओगे, ठीक उसी तरह बस की तरह हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को अपने साथ बैठा लिया। अब हीमोग्लोबिन जहाँ जहाँ जाएगा बॉडी में ऑक्सीजन भी वहाँ पहुँच जाएगी। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करने में मदद करता है, ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। अगर हीमोग्लोबिन ही कम होगा तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी कम होगी और आपको हो जाएगा अनीमिया, है ना। तो ये आपका मेन रीजन है कि कंसीक्वेंसेस समझ में आ गया, असर क्या होगा। तो अगर हीमोग्लोबिन की डिफिशियंसी होगी तो बॉडी में ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो जाएगी, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को क्या करता है? कैरी करने में मदद करता है, क्योंकि एफिनिटी बहुत ज़्यादा है, लगाव बहुत ज़्यादा है। जैसे ऑक्सीजन दिखा, ए ऑक्सीजन आओ मेरे साथ बैठ जाओ, तो लगाव ज़्यादा है। अब अगर बसें कम होंगी तो लोग कम ट्रेवल करेंगे, है कि नहीं? बस वही चीज़ है। और हीमोग्लोबिन कम होगा तो ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो जाएगी और बॉडी में अनीमिया हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? तो ये कंसिक्वेंसेस है ऑफ डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन। फिर डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बींग्स, व्हाई इज इट नेसेसरी? तो डबल सर्कुलेशन किसे कहते हैं और ये नेसेसरी क्यों है? तो आपने देखा होगा कि ह्यूमंस में 4 चैम्बर हार्ट है और ब्लड हमारे हार्ट में एक साइकिल में 2 बार एंटर करता है। ब्लड की जो एक साइकिल है उसमें 2 बार एंटर करता है ब्लड हमारे हार्ट में, एक बार राइट आर्ट्रियम में और एक बार लेफ्ट आर्ट्रियम में, और फिर फाइनली एओर्टा के थ्रू बाहर निकलता है। इसी को कहते हैं डबल सर्कुलेशन। तो ये डबल सर्कुलेशन से क्या होता है कि हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्स नहीं होता, और मिक्स नहीं होता तो इसके कारण ऑक्सीजन की इफिशिएंट सप्लाई हो पाती है हमारे सेल्स तक। यही डबल सर्कुलेशन का क्या है? सबसे बड़ा फायदा। तो ब्लड गोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस, 2 बार ब्लड गुजरता है ड्यूरिंग ईच साइकिल, यानी एक साइकिल में, और इसी को डबल सर्कुलेशन कहते हैं। और डबल सर्कुलेशन के वजह से कभी भी डबल सर्कुलेशन की वजह से होता क्या है? होता यह है कि पहली बात तो डबल सर्कुलेशन का सबसे बड़ा फायदा कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कभी भी मिक्स नहीं होते, है ना, और इससे ऑक्सीजन की इफिशिएंट सप्लाई हो पाती है ब्लड सेल्स तक। डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन जाइलम एंड फ्लोएम? तो जाइलम और फ्लोएम में जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल हो रहा है उसका क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं जाइलम में और फ्लोएम में, इन दोनों में जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उसमें डिफरेंस क्या है। तो अगर जाइलम में देखें तो जाइलम में किसका ट्रांसपोर्ट हो रहा है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल, ठीक है। यही पूछा है ना कि जाइलम और फ्लोएम दोनों ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहे हैं, तो फिर दोनों के ट्रांसपोर्टेशन में डिफरेंस क्या है?
तो पहला डिफरेंस ये है कि जाइलम पानी और मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, लेकिन फ्लोएम फूड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड या कह लो ग्लूकोज या कह लो प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ग्लूकोज एंड एमिनो एसिड। यानी जो भी खाना बना, खाना कैसे बना? फोटोसिंथेसिस से। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट क्या है? फूड। वो किस फॉर्म में होता है? ग्लूकोज फॉर्म में। तो ग्लूकोज और एमिनो एसिड्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है कौन? फ्लोएम। ठीक है। और क्या डिफरेंस है? जाइलम इज मेड अप ऑफ दो पार्ट से मिलकर बना होता है। एक पार्ट को कहते हैं ट्रैकीड्स और दूसरे को कहते हैं वेसल्स। ठीक है। और जो फ्लोएम है वो दो पार्ट से मिलकर बना होता है, और वो दो पार्ट क्या है? सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स। ठीक है। सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स। ठीक है। अब आता है थर्ड डिफरेंस। जाइलम जो ट्रांसपोर्टेशन करता है हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में, ओनली इन अपवर्ड डायरेक्शन, ओनली इन अपवर्ड डायरेक्शन। पानी और मिनरल्स का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है केवल अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। और यहां अगर देखा जाए तो फूड और मतलब ग्लूकोज और एमिनो एसिड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में होता है, इन बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, इन बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। इन बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये डिफरेंस है। क्लियर? चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्या बोला है? कंपेयर द फंक्शनिंग ऑफ एल्वेलाई इन द लंग्स एंड नेफ्रॉन इन द किडनीज विथ रिस्पेक्ट टू देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग। यानी दोनों को कंपेयर करना है, दोनों का फंक्शन कंपेयर करके बताना। तो फंक्शन जानने के लिए पहले स्ट्रक्चर देखो। तो एल्वेलाई जो लंग्स में होता है और नेफ्रॉन जो कि किडनी में होता है, दोनों में सिमिलरिटी क्या है कि एल्वेलाई के भी अगल बगल और नेफ्रॉन में भी जो कैपिलरीज होती हैं वो तो बहुत ज़्यादा होती है, नंबर में बहुत ज़्यादा, और उन सभी कैपिलरीज के जो दीवारें होती हैं वो पतली होती हैं। तो ये सिमिलरिटी है कि नेफ्रॉन और एल्वेलाई दोनों के अगल बगल बहुत सारी कैपिलरीज जो कि पतली दीवार की होती हैं, थिन वॉल्ड होती हैं, उनका एक नेटवर्क पाया जाता है। ठीक है। तो ये स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी हो गई। अब इसके कारण क्या होता है? हमेशा एक्सचेंज ज्यादा होता है। एल्वेलाई में गैसेस का एक्सचेंज ज्यादा होता है और नेफ्रॉन में ब्लड से जो क्या कहते हैं यूरिया और उसको फिल्टर करना हुआ उसका फिल्ट्रेशन ज्यादा होता है। ठीक है। तो स्ट्रक्चरल कंपैरिजन तो हो गया। अब थोड़ा फंक्शनल कंपैरिजन देख लेते हैं। तो अगर एल्वेलाई का देखें, ठीक है, तो एल्वेलाई में मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कौन सी गैसेस हैं? मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है। तो गैसेस का मैक्सिमम एक्सचेंज हो पाता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज हैं जिनकी दीवारें पतली हैं, तो आसानी से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? एक्सचेंज हो जाएगा। और वहीं अगर नेफ्रॉन में देखें तो बहुत सारी कैपिलरीज के पाए जाने के कारण नेफ्रॉन में क्या होता है आसानी से? तो नेफ्रॉन में ब्लड से आसानी से यूरिया फिल्टर हो जाता है। तो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड या कह लो रिमूवल ऑफ यूरिया, रिमूवल ऑफ यूरिया फ्रॉम ब्लड एंड और सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन
क्योंकि यूरिया को ब्लड से अलग करना है, लेकिन अलग करते समय कुछ ग्लूकोज और एमिनो एसिड और पानी भी अलग हो जाता है, तो उसको बॉडी में वापस से रीअब्सॉर्ब करना है, ठीक है। एंड सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स एंड वाटर टेक्स प्लेस, ठीक है। तो ये डिफरेंस है या कह लो कंपैरिजन है एल्वेलाई और नेफ्रॉन के फंक्शन में। तो एल्वेलाई नेफ्रॉन का ये फंक्शनल कंपैरिजन हो गया और ये स्ट्रक्चरल कंपैरिजन हो गया। स्ट्रक्चर में काफ़ी हद सिमिलरिटी है क्योंकि दोनों के अगल बगल बहुत सारी कैपिलरीज पाई जाती हैं और इन ज़्यादा कैपिलरीज के पाए जाने के कारण एल्वेलाई में अच्छे से गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है और नेफ्रॉन में आसानी से ब्लड से यूरिया अलग कर दिया जाता है और उसके साथ साथ जो भी ग्लूकोज और एमिनो एसिड ब्लड से अलग हुआ उसको वापस से रीअब्सॉर्ब भी कर लिया जाता है, क्योंकि यूरिया हटाते समय ग्लूकोज और एमिनो एसिड भी ब्लड से थोड़ा हट जाता है, लेकिन ग्लूकोज और एमिनो एसिड तो बेकार चीज़ है नहीं, तो बॉडी इसको वापस ले लेती है, यानी इसको सेलेक्टिव रीअब्सॉर्ब कर लेती है। तो ये एब्जॉर्ब होकर कहाँ जाता है? कैपिलरीज में तो जाता है। क्लियर? तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर और इस तरीके से हमने सारे एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन का हमने सोल्यूशन कर लिया ऑफ दिस चैप्टर दैट इज लाइफ प्रोसेस। तो आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन समझ में आए होंगे। तो ऐसे ही आप चैनल पर हर चैप्टर के वीडियोस देख सकते हैं क्योंकि हम इसको कवर कर रहे हैं और आपके पढ़ाई के लिए, आपके स्टडी में हेल्प मिले इसलिए कवर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।